2007 में न्यूयॉर्क शहर की एक व्यस्त सड़क पर डेविड मोरन नाम का एक वयस्क व्यक्ति सड़क पार कर रहा होता है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार एक आदमी को टक्कर मारकर भाग जाती है। वह आदमी सड़क पर गिर जाता है, चीखता है, खून बहने लगता है। डेविड तुरंत उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है, घायल व्यक्ति के पास झुकता है और उसी पल उसके दिमाग में बिजली की तरह एक चमक आती है। वह 1958 के उस गर्मी के मौसम में वापस चला जाता है जब वह सिर्फ एक किशोर था। वह अपने छोटे से उपनगर के घर के बरामदे में बैठा था। तभी दो छोटी लड़कियां वहां आई थी, मेग और सुसान लॉफ्लिन। उसी पल से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। यह कहानी उसी गर्मी की है जहां एक मासूम लड़की ने अपनी जान गंवाई और एक और लड़की हमेशा के लिए टूट गई। और डेविड, जो उन दोनों को बचाने में नाकाम रहा था, आज भी उस रात की चीखें अपने कानों में सुनता है। 1958 गर्मी की छुट्टियां। डेविड एक साधारण किशोर है जो अपने छोटे से शहर में अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है। उसके घर के पास एक और घर है जहां रूथ चांडलर अपने 3 बेटों विली, राल्फी और डोनी के साथ रहती है। रूथ एक मोटी, हमेशा गुस्से में रहने वाली औरत है जो बच्चों को बियर और सिगरेट देकर उन्हें अपनी तरफ खींचती है। उसका घर हमेशा पड़ोस के लड़कों से भरा रहता है। वहाँ शोरगुल होता है, पार्टियां होती हैं और कोई वयस्क इस पर ध्यान नहीं देता। एक दिन 2 नई लड़कियां उस घर में आती हैं। मेग, जो लगभग 17 साल की है, बेहद खूबसूरत, और उसकी छोटी बहन सुसान, जो 12-13 साल की है। उनके माता पिता एक कार दुर्घटना में मर चुके हैं और उन्हें उनकी आंट रूथ के पास भेज दिया गया है। डेविड पहली नजर में मेग पर मोहित हो जाता है। वह उसकी पहली क्रश है, पर वह नहीं जानता कि यह मोहब्बत जल्द ही एक भयानक त्रासदी में बदल जाएगी। शुरू में रूथ मेग और सुसान के साथ ठीक व्यवहार करती है, उन्हें खाना देती है, सोने का कमरा देती है, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आता है। रूथ अपने बेटों और पड़ोस के लड़कों को घर में इकट्ठा होने देती है, उन्हें बियर और सिगरेट पिलाती है, उनकी गुंडागर्दी को बढ़ावा देती है। मेग इन सबसे दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन रूथ उसे बदचलन और वेश्या कहकर उसका मानसिक उत्पीड़न करने लगती है। एक दिन राल्फी मेग को अश्लील तरीके से छूता है, ग्रोपिंग करता है। मेग गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद रूथ मेग को सजा देने के बजाय सुसान को पकड़ती है और उसकी पिटाई करती है और मेग को यह सब देखने को मजबूर करती है। यह एक मनोवैज्ञानिक यातना है ताकि मेग समझे कि अगर वह विरोध करेगी तो उसकी छोटी बहन को सजा मिलेगी। रूथ मेग का गला का हार, जो उसकी मृत मां का अंतिम निशानी था, छीन लेती है। मेग उसे वापस मांगती है तो रूथ उसे और अधिक पीटती है। रूथ का मानना है कि मेग के अंदर बुराई है, वह उसे सुधारने का अभियान शुरू करती है। वह मेग से कहती है, तुम अपने पिता की तरह हो एक राक्षस। असल में यह रूथ की अपनी हीनता और पागलपन का प्रक्षेपण है। मेग, जो अपनी बहन की सुरक्षा के लिए चिंतित है, कुछ नहीं कर पाती। सुसान बीच बीच में मेग को चुपके से खाना देने की कोशिश करती है, लेकिन अक्सर पकड़ी जाती है। डेविड, जो मेग को पसंद करता है, उसके साथ कुछ पल बिताने की कोशिश करता है। वह उसे किताबें उधार देता है, उससे बातें करता है। मेग उस पर भरोसा करती है और डेविड उसकी आंखों में वह दर्द देखता है जो कोई किशोरी नहीं दिखाती। मेग बहुत दिनों तक चुप रहती है, लेकिन एक दिन वह हिम्मत जुटाकर सुसान को साथ ले जाती है और शहर के एक स्थानीय पुलिस अधिकारी लाइल जेनिंग्स के पास शिकायत लेकर जाती है। वह उसे सब कुछ बताती है, कैसे रूथ उसे पीटती है, कैसे राल्फी ने उसे छुआ, कैसे उसका हार छीना गया। लेकिन लाइल जेनिंग्स कोई कार्रवाई नहीं करता। वह उसकी बात को हल्के में लेता है, शायद इसलिए क्योंकि रूथ शहर की एक प्रतिष्ठित महिला है।
या शायद क्योंकि वह एक किशोरी की बात पर विश्वास नहीं करता। वह मेग से कहता है, तुम घर जाओ और वयस्कों के साथ समझौता करो। यह वही दरवाजा है जिसे मेग ने आखिरी उम्मीद से खटखटाया था और वह बंद हो गया। मेग और सुसान वापस रूट के घर लौटती है। उन्हें पता है कि वहाँ उनका क्या इंतजार कर रहा है। रूट को मेग के पुलिस जाने की खबर लग जाती है। वह गुस्से से पागल हो जाती है। वह मेग को बेसमेंट में ले जाती है, उसके कपड़े फाड़ देती है और उसके हाथों को रस्सियों से बांधकर छत से लटका देती है, उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर। इस अवस्था में शरीर का सारा वजन हाथों और कलाइयों पर पड़ता है, जो बेहद दर्दनाक होता है। मेग चीखती है, लेकिन कोई उसकी सुनने नहीं आता। रूट कहती है, तुम अब यहीं रहोगी तब तक जब तक तुम अपने झूठ की सजा नहीं भुगत लेती। वह सुसान को भी वहाँ लाती है, लेकिन सुसान को बांधती नहीं, बस उसे मेग के साथ वहीं सुला देती है ताकि वह देख सके कि उसकी बहन के साथ क्या हो रहा है। अगले कई दिनों में रूट का अत्याचार और बढ़ जाता है। वह मेग को बेसमेंट में ही रखती है, उसे खाना नहीं देती, पानी बहुत कम देती है। वह उसे बेल से पीटती है, उसके शरीर पर सिगरेट जलाती है, उसे बेरहमी से मारती है। और सबसे भयानक बात, वह पड़ोस के सभी बच्चों को आमंत्रित करती है कि वे आकर मेग को देखें और उसके साथ जो चाहे करें। वह कहती है, यह एक खेल है, यह सिर्फ मनोरंजन है। धीरे धीरे पड़ोस के लड़के बेसमेंट में आने लगते हैं। वे मेग पर थूकते हैं, उसे धक्का देते हैं, उसकी पिटाई करते हैं। डेविड भी वहां आता है, लेकिन वह इस तमाशे से दूर भाग जाता है। वह यह नहीं देख सकता, पर वह रोक भी नहीं पाता। उसके अंदर डर और कायरता लड़ रही होती है। रूट मेग पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है। वह अपने बेटे विली को आदेश देती है, तुम उसके साथ वह करो जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। विली पहले हिचकिचाता है, लेकिन अपनी माँ के डर से मान जाता है। वह मेग के साथ बलात्कार करता है। मेग बेहोश हो जाती है। यह घटना सबसे विकृत और दर्दनाक है। एक युवा लड़की जो पहले से ही जानलेवा यातना से गुजर रही है, उसके साथ यह घिनौना कृत्य किया जाता है। रूट इस सब को देखती रहती है और कोई रोकने वाला नहीं होता। सुसान अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन वह आवाजें बंद नहीं कर सकती। रूट अब और आगे बढ़ती है। वह एक चाकू लेकर मेग के पास आती है और उसके पेट पर एक अश्लील अपशब्द उकेर देती है, जैसे कोई जानवर पर अपना नाम लिख रहा हो। मेग का शरीर खून से लथपथ हो जाता है। फिर रूट एक ब्लो टॉर्च लाती है और उसे मेग के जन्नांगों पर लगाकर उन्हें जला देती है, एक प्रकार का क्रूर खतना। यह दृश्य इतना भयानक है कि डेविड, जो अब तक चुप था, अब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह देखता है कि मेग अब बेहोश है, उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका है। वह जानता है कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो मेग मर जाएगी और उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसे कोसेगी। रात में जब सब सो जाते हैं, डेविड चुपके से बेसमेंट में जाता है। वह मेग की रस्सियां ढीली करता है और उससे कहता है, तुम्हें भागना होगा। मैंने जंगल में पुराने ओक के पेड़ के नीचे कुछ पैसे छुपा दिए हैं, बस इतने कि तुम और सुसान दूसरे शहर जा सको। मेग की आंखें खुलती हैं, वह मुश्किल से बोल पाती है। वह सुसान को जगाती है और दोनों बहनें जंगल की तरफ भागती हैं, लेकिन वे बहुत कमजोर हैं। मेग के पैरों में चोट लगी है, वह ठीक से दौड़ नहीं पाती। रूट और उसके बेटे उनका पीछा करते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। उन्हें वापस बेसमेंट में घसीटा जाता है। मेग को और भी बुरी तरह पीटा जाता है। इस बार डेविड भी वहाँ खड़ा रहता है, बेबस। डेविड को अब पता चलता है कि उसकी योजना विफल हो गई है। वह वापस चांडलर घर जाता है। बेसमेंट में उसे मेग बेहोश पड़ी मिलती है। वह अब मुश्किल से सांस ले रही है। उसके बगल में सुसान बैठी है।
जो रोते रोते थक चुकी है। सुसान डेविड को एक रहस्य बताती है। मैंने मेग को बताया था कि आंट रूट मेरे साथ बुरे काम करती थी, बहुत पहले से। मेग इसलिए नहीं भागी क्योंकि वह मुझे रूट के पास नहीं छोड़ना चाहती थी। डेविड समझ जाता है मेग ने अपनी जान जोखिम में डाली अपनी बहन की रक्षा के लिए। वह अब एक जीवन मरण का निर्णय लेता है। डेविड बेसमेंट में हर जगह से मोमबत्तियां और पुराने अखबार इकट्ठा करता है। वह एक छोटी सी आग लगा देता है, इतनी कि धुआं उठे और घर में हड़कंप मच जाए, लेकिन इतनी भी नहीं कि पूरा घर जल जाए। वह जानता है कि इससे एक अफरा तफरी मचेगी और उसी अराजकता में वह मेग को बाहर निकाल सकेगा। आग फैलने लगती है, धुएं का अलार्म बजता है। रूट और उसके बेटे नीचे दौड़ते हैं। रूट आग बुझाने की कोशिश करती है, तभी डेविड, जो सुसान की बैसाखी उठा लेता है, रूट के पीछे आता है। एक ही वार में वह उसके सिर पर बैसाखी मारता है। रूट गिर जाती है, मरती है या बेहोश। फिल्म में यह दिखाया जाता है कि वह मर गई। विली, राल्फी और डोनी डेविड पर हमला करने दौड़ते हैं, लेकिन उसी समय ऑफिसर लाइल जेनिंग्स वहां आ जाता है। शायद किसी ने आग की सूचना दी थी, या शायद किसी पड़ोसी ने आवाजें सुनी थी। वह तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लेता है। डेविड रूट के खून से सना हुआ खड़ा है। वह बेसमेंट में वापस जाता है। सुसान को एम्बुलेंस वाले बाहर ले जाते हैं। वह अब सुरक्षित है। मेग अब भी फर्श पर पड़ी है। उसका शरीर पूरी तरह नष्ट हो चुका है। डेविड उसके पास घुटनों के बल बैठता है और उसका हार जो रूट ने चुराया था उसकी गर्दन में पहना देता है। मेग की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वह डेविड को पहचानती है। वह अपने होंठ हिलाती है, मुश्किल से शब्द निकलते हैं। धन्यवाद डेविड। फिर वह कहती है, मुझे बस इतना याद रखना। यह मायने रखता है कि आखिर में तुमने क्या किया। डेविड आंसू बहाता है। वह उसका हाथ पकड़ता है। मेग उसका हाथ थोड़ा सा दबाती है, फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी सांसें थम जाती हैं। वह वहीं मर जाती है। डेविड चिल्लाता है, पर अब कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। एम्बुलेंस वाले आते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मेग की तस्वीर अखबारों में आती है, पर कोई उसकी असली कहानी नहीं जानता। रूट को मरा घोषित किया जाता है और उसके बेटों को जेल हो जाती है। डेविड को कोई सजा नहीं मिलती। उसे एक हीरो की तरह देखा जाता है, पर वह खुद को हीरो नहीं मानता। वह जानता है कि अगर उसने पहले कुछ किया होता तो मेग बच सकती थी। अंत में डेविड न्यूयॉर्क की सड़क पर खड़ा है। उस आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा है जिसे कार ने टक्कर मारी थी। एम्बुलेंस आती है और उस आदमी को अस्पताल ले जाया जाता है। डेविड अकेला खड़ा रह जाता है। उसके दिमाग में आखिरी बार मेग की आवाज गूंजती है। यह मायने रखता है कि आखिर में तुमने क्या किया। वह अपनी जेब से मेग का वह हार निकालता है जो उसने सालों तक संभाल कर रखा था। वह उसे अपनी हथेली में देर तक देखता है, फिर उसे वापस जेब में रख लेता है। वह सड़क पर चलना शुरू करता है, न जाने कहां, बस चलता रहता है। उसकी पीठ सीधी है, लेकिन उसकी आंखों में वही दर्द है जो 1958 में था। फिल्म खत्म होती है एक लंबे शॉट पर। डेविड भीड़ में गायब हो जाता है और पर्दे पर एक लाइन लिखी होती है, यह फिल्म सभी उन बच्चों को समर्पित है जिनकी आवाज कभी नहीं सुनी गई। समाप्त। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, यह उन हजारों मासूमों की आवाज है जिन्हें दुनिया ने सुना ही नहीं। मेग और सुसान ने अपने माता पिता खोए, एक राक्षस औरत के हाथों तड़पती रही, और जिस पुलिस वाले ने उनकी मदद करनी थी उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। डेविड एक किशोर ने आखिरकार सही काम किया, लेकिन बहुत देर से।
यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास के उन बच्चों की आवाज सुननी चाहिए जो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कल ही बहुत देर हो जाए। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमेवस एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है, चाहे वह 2007 की यह दिल दहला देने वाली सच्ची घटना पर आधारित फिल्म हो या कोई और कहानी। याद रखिए, यह मायने रखता है कि आखिर में तुमने क्या किया। यह एक मरती हुई लड़की के आखिरी शब्द थे। अगर हम सभी थोड़ा पहले सही काम करना शुरू कर दें, तो शायद किसी और को इस तरह नहीं मरना पड़ेगा। शुक्रिया।